हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो सीरीज़ है इसका सेकंड लेक्चर लेके आपके सामने आया हूं। आज की क्लास में हम आपको जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सारे कराएंगे, नीट वाले जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में बने हुए सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पीछे दिया हुआ है, सारे बच्चे क्वेश्चन को देखिए और समझिए। कह रहा है विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज। पूछ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बेटा है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। बेटा इसके मेन 4 फेज होते हैं। सबसे पहला बेटा जो फेज होता है उसको बेटा बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसको सर कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, इसको ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा जो फेज है इसका नाम क्या होता है, इसको बेटा बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं या इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा जो फेज होता है इसको बच्चों कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। और ये 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको माना गया है। इसको बेटा ओव्यूलेशन भी कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। और जो लास्ट वाला फेज है इसको बच्चों बोलते हैं ल्यूटियल फेज। इसको सर ल्यूटियल फेज कहते हैं, जिसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। इसको बेटा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। और इसका एक नाम और होता है, इसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इतने नाम होते हैं। तो अब आप इसमें से मैच कर लीजिए आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर मैच कर रहा है। विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड आल्सो प्रोलिफरेटिव फेज। देखिए बेटा, तो फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल यहां पर ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी फेज। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन तो आपको आउट हो गया, ये क्वेश्चन तो आउट हो गया। अभी बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज को हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं। सेक्रेटरी फेज किसे कहते हैं। देखिए आपको पता है कि ओव्यूलेशन के बाद में जो ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट होता है, रेमिनेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू अ टेम्परेरी ग्लैंड कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो उसमें सेक्रेशन हो रहा है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का, उसको सेक्रेटरी फेज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को सर क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज कहते हैं। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल सा आंसर था इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट प्रेगनेंसी। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर साइन क्या होता है। देखिए बच्चों सबसे पहला साइन प्रेगनेंसी का क्या होता है, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, ठीक है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है प्रेगनेंसी का। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये तो होगा ही नहीं, गलत हो गया सर। व्हेन रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। देखिए फर्टिलाइज नहीं होगा वो तो अलग बात है, जब फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, गलत हो गया। व्हेन ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर्स एंड एंडोमेट्रियम रीजनरेट द थ्रू प्रोलिफरेशन। सर ग्रेफियन फॉलिकल रोल कहां पर आ रहा है, हमको तो प्रेगनेंसी का साइन बताना है सर। प्रेगनेंसी का साइन सीधा है, दिया है ए में, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका स्टॉप हो जाना, वो आपका साइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है, व्हेन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन देन इज कॉल्ड। देखिए बेटा पेनिस से सीमेन का निकलना, पेनिस से सीमेन अगर नॉर्मल वे में निकलता है तो उसको इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन जब इजैकुलेशन फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में होता है तो उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। सारे इंसेमिनेशन इजैकुलेशन होते हैं। ऑल इंसेमिनेशन आल्सो इजैकुलेशन, बट ऑल इजैकुलेशन नॉट इंसेमिनेशन। बात समझ में आ रही है, पेनिस से सीमेन का रिलीज होना ये इजैकुलेशन में आता है। लेकिन जब सीमेन फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर होता है
तब उस प्रोसेस को सर क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ऑल इंसेमिनेशन आर इजैकुलेशन बट नॉट ऑल इजैकुलेशन आल्सो इंसेमिनेशन। क्लियर, सारे इजैकुलेशन इंसेमिनेशन में नहीं आते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंसेमिनेशन। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड। देखिए इम्प्लांटेशन के टाइम पर ह्यूमन एम्ब्रियो किस स्टेज में होता है पता है आपको? देखिए सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इम्प्लांटेशन के टाइम पर ह्यूमन एम्ब्रियो किस स्टेज में होता है, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में बेटा होता है क्लीवेज। जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज माइटोसिस ही है, लेकिन थोड़ा माइटोसिस से अलग होता है। जब आपको बताएंगे तब बताएंगे कि क्लीवेज में साइटोप्लाज्मिक रेशियो के लिए ब्लास्टोमेयर का साइज छोटा होता जाता है। तो क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद क्या होगा बताओ? क्लीवेज से क्या बनते हैं, ब्लास्टोमियर बनते हैं। ब्लास्टोमियर बनते हैं। ब्लास्टोमियर से क्या बनता है, फिर आपका मरुला स्टेज आती है। मरुला स्टेज क्या होती है सर, मरुला स्टेज में एम्ब्रियो हमारा 8 to 16 सेल का हो जाता है। 8 to 16 सेल स्टेज के एम्ब्रियो को सर मरुला कहते हैं। 8 to 16 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो होता है उसको सर मरुला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको सर मरुला कहते हैं। और मरुला से बेटा एक स्टेज आती है ब्लास्टुला, ये ब्लास्टुला स्टेज है। और ब्लास्टुला स्टेज में 2 लेयर पाई जाती हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में 2 पार्ट होते हैं। बाहर की लेयर को बेटा बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा। ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर होती हैं। बाहर की ओर बेटा होती है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाले को बोलते हैं आईसीएम। सर व्हाट इज आईसीएम? तो बेटा आईसीएम का मतलब होता है इनर सेल मास। इनर सेल मास प्रिकर्सर ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। पूछता है कि ब्लास्टोसिस्ट के किस पार्ट से ह्यूमन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तब आपका आंसर होना चाहिए सर आईसीएम। इनर सेल मास से ह्यूमन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की, और ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाती है, प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद बेटा क्या होता है, फिर आपका गैस्ट्रुला स्टेज आती है। गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और गैस्ट्रुलेशन में हमारा जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है वो 3 सेल स्टेज में वो 3 लेयर का हो जाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। क्लियर? लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए, जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, ह्यूमन का एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही इंप्लांट होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट इंप्लांट नहीं होता। एम्ब्रियो की बात कर रहा है, फीटस तो बाद की बात है। ठीक है, जब बेबी हमारा 2 मंथ्स का पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसको फीटस कहते हैं। तो ये होगा नहीं, तो सर क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। तो एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो भाई, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों मिलेंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। आपको पता है कि स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बनता है, बताओ, जाइगोट बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बच्चों वाला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लेंगे आप। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट इनटू द एम्ब्रियो। देखिए अभी पिछला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट का, कि ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट आउटर होती है जबकि इनर सेल मास इंटरनल होती है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कौन बदल जाता है। मरुला की बात ही नहीं होगी, जाइगोट की बात ही नहीं होगी। ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास किसके पार्ट हैं ये सर, ये ब्लास्टोसिस्ट के पार्ट हैं। और ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये तो प्लेसेंटा को बनाने का काम करता है, प्लेसेंटा को बनाने का काम करता है, जबकि इनर सेल मास क्या है, प्रिकर्सर ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। तो जो इनर सेल मास है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, इसको आईसीएम कहते हैं। क्लियर? इस तरीके से आप ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को बना के देखिएगा, आप देख पाएंगे। ये जो अंदर की जो सेल्स हैं इसको आईसीएम कहते हैं, बाहर वाली लेयर को
ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और जहां पर इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट की सेल आपस में ज्वाइन होती हैं उस सेल्स को बेटा सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं, उन सेल्स को सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। ठीक है, चलिए आपके मतलब का मैंने बता दिया कि ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा बनेगा, जबकि इनर सेल मास से सर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास आर द अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर एज आउटर एंड इनर लेयर रिस्पेक्टिवली। देखो भाई आउटर लेयर क्या है बताओ, आउटर लेयर क्या होती है ट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर क्या होती है इनर सेल मास। तो पूछ रहा ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास किसमें अरेंजमेंट मिलता है इसका, जाइगोट में तो मिलता नहीं है, मरुला में मिलता नहीं है, प्लेसेंटा में मिलता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड। अभी मैं बता के आया था कि 8 to 16 ब्लास्टोमियर, 8 to 16 ब्लास्टोमियर का जो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं मरुला। इसको क्या बोलते हैं, मरुला कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर हो गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़िए आप और अपने मन में इसका आंसर लाइए, ब्रेन में सोचिए। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंस ऑफ XX और XY क्रोमोसोम इन जाइगोट डिपेंड्स ऑन। कह रहा है जाइगोट में XX क्रोमोसोम रहेगा या XY क्रोमोसोम रहेगा। बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्म होते हैं ये स्पर्म दो टाइप के गैमीट को कैरी करते हैं। या तो स्पर्म क्या होते हैं वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग होता है, वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग, ठीक है, या तो स्पर्म कैसा होगा एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग, या तो स्पर्म कैसा होगा वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग, या तो बेटा कैसा होगा एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग होगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, कह रहा है द स्पर्म विदाउट एनी क्रोमोसोम, इसका मतलब ही नहीं। द स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम, केवल वाई ले जा रहा है। द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, केवल एक्स ले जा रहा है। कह रहा द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई क्रोमोसोम, सही बात सर। अब ये तो डिपेंड किस पर करता है, जाइगोट में XX कंडीशन रहेगी या XY कंडीशन रहेगी, ये किस पर डिपेंड करता है, मेल में, क्योंकि ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है और जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है, जबकि फीमेल होमोगैमेटिक है। जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद जेनेटिक्स आएगा, तब वहां बताएंगे कि जो हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स बर्ड्स में होती हैं, हम लोगों में होमोगैमेटिक फीमेल होती हैं। जो डिटर्मिनेशन सेक्स का होता है वो किस किस बेस पर होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म हनी बी में होती है, कई सारी चीजें बताई जाएंगी। तो अभी आप ये समझो कि जब स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेकर के जाए या वाई क्रोमोसोम लेकर के जाए तब डिपेंड करता है किस पर, जाइगोट में क्या मिलेगा, XX मिलेगा या XY मिलेगा। चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है विच लेयर, कह रहा है विच लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, which layer of blastocyst gets attached to the endometrium। ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी लेयर एंडोमेट्रियम से अटैच होती है। अभी बता करके आया हूं कि ब्लास्टोसिस्ट में दो लेयर होती हैं, बाहर की ओर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं जबकि अंदर वाले सेल्स को इनर सेल मास कहते हैं। और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो किससे अटैच हो जाएगी, एंडोमेट्रियम से। ये आपका यूट्रस इस तरीके से, ये आपकी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से यहां से ये हमारा एम्ब्रियो अटैच है। और किससे अटैच होगा, ट्रोफोब्लास्ट से। किससे अटैच होगा, ट्रोफोब्लास्ट से। कहीं दिख रहा है ट्रोफोब्लास्ट, ये दिख गया आपका, क्लियर हो गया, ए फॉर एप्पल, ठीक हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई एपियर ऑन द। अब ये किससे निकलता है, देखो भाई कोरियोनिक विलाई किससे निकलता है, तो जो आपका ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच होता है तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मतलब बनाता है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल हैं ये इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बदल जाती हैं।
इनको बेटा बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं इनको? कोरियोनिक विलाई। और ये किसका पार्ट है? कोरियोनिक विलाई किसका पार्ट होता है? ये एम्ब्रियो का पार्ट होता है। एक मेम्ब्रेन होती है कोरियोन, कौन सी होती है? कोरियोन मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन, कोरियोन, एलेंटॉयस, यॉर्क सैक। बेटा बोलो, एमनियन, कोरियोन, एलेंटॉयस, यॉर्क सैक। तो जो कोरियोन लेयर होती है वो कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करती है, और जो आपका यूट्रस होता है उसकी एंडोमेट्रियम भी इसको अंदर की ओर अटैच करके इम्प्लांट कर लेती है, और इस तरीके से बाद में एंडोमेट्रियम से ये अटैच हो जाता है। तो कह रहा है एम्पुला नहीं होगा सर, इन्फंडिबुलम नहीं होगा, इनर सेल मास तो एम्ब्रियो बनाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या ठीक हो जाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। आंसर बेटा क्या ठीक हो जाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। बेटा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं फीमेल्स में, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स में जो केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा इन हार्मोन्स को रिलीज करता है। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं बच्चों जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर निकलते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन है जो प्लेसेंटा से निकलते हैं। क्लियर? तो कह रहा है कौन कौन से हार्मोन है। देखो बेटा, जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये तो आपका नॉर्मल पीरियड्स में भी निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से, लेकिन जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये बेबी बर्थ में हेल्प करता है। जब बेबी की बर्थ हो रही होती है उस टाइम पर जो हार्मोन रिलैक्स करता है वो कौन सा है? रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये तो निकलते ही रहते हैं। ऑक्सीटोसिन निकलता है बॉडी से, एस्ट्रोजन भी निकलता है, लेकिन जो एक मेन हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर निकलता है वो कौन सा है? रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन है? आई बात समझ में? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन तो टाइम टाइम पर हो सकता है बॉडी में, लेकिन रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है, रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो टाइम पर जो